हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां जबरदस्त चल रही होगी और इन महत्वपूर्ण क्लासों का आप सभी को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, कल वाला सेक्शन हुआ था और कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को जाते जाते एक होमवर्क के लिए मैंने आप सबको दिया था। और होमवर्क इस प्रकार से था। देखिए, मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था और मैंने आप लोगों से पूछा था कि विक्रम संवत भारत में कब लागू हुआ था। और विक्रम संवत के बारे में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था और कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल सही जवाब मिला था। यहाँ पर 57 बीसी देकर रखा है, 58 बीसी देकर रखा है, 50 बीसी देकर रखा है और 47 बीसी हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है। देखिएगा, विक्रम संवत के बारे में यहाँ पर रिलेटेड दो चीजें पढ़ सकती हैं। विक्रम संवत की यदि हम लोग शुरुआत की बात करेंगे तो विक्रम संवत हम लोगों को यहाँ पर 57 बीसी में होता हुआ दिखाई देता है। ये याद करिएगा, 57 बीसी। कई जो राइटर ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको 58 बीसी भी डिक्लेयर किया है। तो कहीं ना कहीं 57 आए या फिर 58 आए, वो आप लोगों को ऑप्शन में देखना है। 57 बीसी या फिर 58 बीसी के काल में हम लोगों को ये विक्रम संवत भारत में होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में शक संवत को हम लोग देखेंगे। शक संवत भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया है। तो ये 78 या आपके एडी में हम लोगों को दिखाई दिया। फिर इसके संबंध में एक हम लोगों को बौद्ध संवत भी दिखाई देता है। बौद्ध बौद्ध संवत भी दिखाई देता है। और भारत में बौद्ध संवत का समयकाल 544 बीसी के काल को हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग इस कालखंड को मानते हैं। बौद्ध संवत के बाद हम लोग यहाँ पर गुप्त संवत पढ़ते हैं। और गुप्त संवत का समयकाल हम लोग ये यहाँ पे कब से मानते हैं? 620 आपके एडी से हम लोग यहाँ पे गुप्त संवत के समयकाल को मानते हैं। किस व्यक्ति के द्वारा चालू किया गया था? जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त, जो प्रथम हुआ करता था। इसी के द्वारा भारत में सबसे पहले गुप्त संवत यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। अब आप देखिएगा, यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं, यहाँ पर हम लोग विक्रम संवत पढ़ चुके हैं, शक संवत पढ़ लिया है, बौद्ध संवत पढ़ लिया है, गुप्त संवत, एक कलचुरी संवत। कौन सा संवत? कलचुरी संवत। आप सभी को जवाब देना है कि हम लोगों को ये जो संवत है ये हम लोगों को कब से देखने को मिलता है। चार हम लोग प्रमुख संवतों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि कलचुरी संवत के बारे में पूछेगा तो 248 ये आपके एडी में हम लोगों को ये कलचुरी संवत देखने को मिलता है। और वहीं पर यहाँ पर हिजरी संवत, कौन सा दोस्तों? हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो हिजरी संवत का समयकाल हम लोगों को 622 एडी में हम लोगों को हिजरी संवत यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे आप लोगों का इलाही संवत या आपके इलाही संवत के बारे में, जिसका समयकाल हम लोगों को यहाँ पर 1543 एडी के समयकाल में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सभी संवत आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे, 57 बीसी में हम लोगों को विक्रम संवत यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो यहाँ पे अगला प्रश्न देख रखा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का नेपोलियन हम लोगों से पूछा है और किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं इसे समुद्रगुप्त को, यानी भारत में एक गुप्ताज डायनेस्टी हम लोगों को देखने को मिली। और ये जो भारत में जो गुप्त वंश हुआ करता था, इसी गुप्त वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था श्रीगुप्त। ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त नहीं था बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम था। तो यहाँ पर हमें चंद्रगुप्त प्रथम देखने को मिलता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। इसके उपरांत मुझे चंद्रगुप्त ये जो गुप्त शासक बना था, इसके बाद मुझे समुद्रगुप्त देखने को मिला। कौन शासक? समुद्रगुप्त देखने को मिला। इसी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का इसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और क्या क्या टाइटल प्राप्त है? और आप लोगों से पूछा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, तो आप लोगों को याद रखना है वी एस स्मिथ, जो एक व्यक्ति हुए जो इनके द्वारा इतिहासकार हुए, जिनके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोल दिया गया। वहीं पर आप लोगों को याद होना, ये वही शासक था जिसने कविराज का टाइटल लिया था।
कविराज की उपाधि इसने प्राप्त की थी। और कविराज की यहाँ पे उपाधि के बाद में समुद्रगुप्त ने जो कॉइन्स चलाए थे, जो सिक्के अपने समय काल में चलाए थे, जहां पर उसने वीणा के सिक्के चलाए थे, वीणा रूपी सिक्के। तो वीणा रूपी जो कॉइन्स है, वो उस कॉइन्स किस शासक के द्वारा जो चलाए गए थे गुप्त डायनेस्टी में? तो जवाब हो जाएगा समुद्र गुप्त के द्वारा यहाँ पे चलाए गए थे। तो हम लोगों ने गुप्त वंश आप लोगों को बताया। गुप्त वंश का एक शासक श्रीगुप्त हुआ। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम देखने को मिला, जो यही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी हुआ करता था। वहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमें श्रीगुप्त देखने को मिला। यही शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही, और किसके द्वारा? वीएस स्मिथ के द्वारा। वहीं पर इसे एक कविराज की टाइटल ये इसने लिया, और वीणा रूपी कोइंस भी इसके द्वारा चलाए गए। ये हमें मुख्य तौर पर हमें नॉर्थ भारत का यानी या आपके उत्तर भारत का नेपोलियन हमें देखने को मिलता है। और वहीं दक्षिण भारत में साउथ में हमें एक शासक देखने को मिलता है जो कि चोल डायनेस्टी से बिलोंग करेगा, चोल वंश संबंधित होगा, जिसका नाम होगा यहाँ पर राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र जो प्रथम चोल वंश का प्रमुख शासक हुआ, इसे दो टाइटल प्राप्त है। इसे एक तो भारत का जो दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता है, दक्षिण भारत का सिकंदर इसे कहा जाता है। पहली बात, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, और इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आप सभी को यह भी यहाँ पे याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने साउथ और नॉर्थ दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों को सवाल पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाएगा, तो जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देके रखा है, गदर पार्टी की के बारे में कौन सा गलत थॉट है यहाँ पर? गदर पार्टी जिसकी स्थापना लाला हरदयाल के माध्यम से हुआ था, और हम लोगों से पूछा है 1915 में, नहीं 1913 में इसकी स्थापना हुआ था। पहले ही बात यहाँ पर गलत दे के रखा है। लाला हरदयाल भगवान सिंह रामचंद्र और सोहन सिंह भाकना जादी ने पार्टी के प्रमुख नेता थे। यह बात बिल्कुल सही मानते हैं हम लोग। जिस पार्टी के द्वारा गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था, यह बात भी सही। इस पार्टी के द्वारा एक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया गया था। वहीं पर जिस पार्टी की विचारधारा किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं थी, ये नहीं थी, जबकि चाहते थे कि भारत को आजादी प्राप्त हो। इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब देखिए, गदर पार्टी से रिलेटेड तो 1913 में इसकी स्थापना होगी, बल्कि 1915 में इसकी स्थापना हम लोगों को होते हुए नहीं दिखाई देती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस सम्मेलन में कहा था कि भारत और यहाँ पर समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है वो समाजवाद होगा? वो कौन से अधिवेशन में कहा था? और लाहौर अधिवेशन हम लोगों से सवाल पूछा है। आप सभी जानते हैं कि 1947 से पहले कांग्रेस से कहीं हम लोगों को अधिवेशन दिखाई पड़ते हैं, और यहीं पर अधिवेशन में हम लोगों को हमें जो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा, उन्होंने कहा था कि दुनिया और भारत और विश्व की समस्याओं का समाधान एकमात्र समाधान है। ये तो ये कौन से उस वाले ने कहा था? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। आप सभी जानते हैं यहाँ पर पूर्ण आजादी की घोषणा, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, आप सभी जानते हैं यहाँ पर। इसके बाद में हमें यहाँ पर आपका ये कराची अधिवेशन 1931 दिखाई देता, लखनऊ अधिवेशन 1936 हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। देखिएगा, आप लोग याद करिएगा कि कांग्रेस का एक या आपका 96 वाला अधिवेशन हुआ था, और ये जो आप लोगों का अधिवेशन हुआ था जहां पर पहली बार एक राष्ट्रगीत का प्रयोग किया गया था, वहीं पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 वाला अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन जो हम लोगों को देखने को मिला, और बीशन नारायण इसके अध्यक्ष थे। बाकी सब हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। बीशन नारायण इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर राष्ट्रगान का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा।
अब देखिए यहाँ पर जो इनके द्वारा लखनऊ अधिवेशन और जो 1936 में हुआ था उसमें कहा गया था भारत और विश्व की जो समस्याओं का जो समाधान देखने को मिलेगा वो जो समाधान होगा वो समाजवाद होगा। तो जो सवाल का राइट आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किसके संदर्भित है। ब्लू वाटर पॉलिसी, और आप सभी जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी किससे बिलोंग करती है। देखिए आप सभी को याद होना चाहिए यहाँ पर कि 17 मई, डेट जरूर याद रखिएगा, 17 मई और 1498 को भारत में मुख्यतः एक वास्को डिगामा एक व्यक्ति भारत में प्रवेश करेगा। और जब इस व्यक्ति के यह एक पुर्तगाली व्यक्ति हुआ करता था और जब इस पुर्तगाली व्यक्ति के द्वारा भारत में प्रवेश किया गया था उस समय पहला गवर्नर यानी पुर्तगालों का जो पहला गवर्नर भी आया था तो जनाब जिसका क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा हमारे यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम होगा, जिसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हम लोग नाम लिखेंगे फ्रांसिस्को डी यहाँ पर आपके अल्मीडा करके एक यहाँ पर मुख्य रूप से पुर्तगालियों का गवर्नर देखने को मिला। और जब यह व्यक्ति गवर्नर बनकर भारत में आया था तो ये जिस रास्ते से आया था वहां पर भी इसके द्वारा टैक्स लगाया गया था। उसी टैक्स नीति को हम लोग आज वर्तमान में ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, शांत जल नीति बोलते हैं। तो यही व्यक्ति के द्वारा एक शांत नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया। इसके बाद यह पहला गवर्नर था और पुर्तगालों का जो दूसरा गवर्नर हम लोगों को देखने को मिला यही आप लोगों का यहाँ पर या आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये जो गवर्नर हुआ करता था, ये जो व्यक्ति हुआ करता था ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बना। इसके द्वारा क्या कार्य किया गया था तो यह आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह पुर्तगाली जो भारत में पुर्तगाली आए थे पुर्तगाली शक्ति का यह एक वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। तो यह पुर्तगाली शक्ति का एक वास्तविक संस्थापक हुआ करता था, आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यही गवर्नर के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया गया था कि इसी शासक के द्वारा जो गोवा का एक शासक हुआ करता था, गोवा के शासक यहाँ पर आदिल शाह, तो गोवा के शासक यहाँ पर आदिल शाह हुआ करते थे। तो ये गोवा के शासक यहाँ पे आदिल शाह से 1510 में इसके द्वारा गोवा को छीना गया, यानी इस व्यक्ति के द्वारा गोवा को जीत लिया गया था। और जो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर हुआ करता था जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा, ये जो नीनो डी हमें देखने को मिलता है यह पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बन के भारत में आया था। तो जनाब इस शासक के द्वारा क्या किया गया था भारत में, तो यहाँ पर यदि प्रश्न उठता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसी शासक के द्वारा गोवा को कैपिटल बनाया गया था, गोवा को यहाँ पर राजधानी बनाया गया था। आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए। परंतु आप लोगों से पूछा था ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ऐसा पहला गवर्नर हुआ करता था पुर्तगालियों का जिसके द्वारा यह पॉलिसी भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है मुगल शासक में महतासीब था, मतलब एक जो वर्ड देख रखा है महतासीब, यह महतासीब क्या हुआ करता था। चार ऑप्शन दे के रखे हैं, सेना का अधिकारी, विदेश विभाग का अधिकारी या फिर पत्र व्यवहार का अधिकारी। क्या हुआ करता था महतासीब, कौन सी पोस्ट हुआ करती थी मुगल डायनेस्टी में इस व्यक्ति के पास में, आप लोगों को बताना है। देखिए मुगल डायनेस्टी में एक दीवान ए अर्ज, कौन सा दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज एक पोस्ट हुआ करती थी जिसमें मुख्य रूप से यह एक प्रकार का सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था, सैन्य विभाग हुआ करता था, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर दीवान ए वाहिब, कौन सा दीवान ए वाहिब, यह एक प्रकार का वित्त विभाग हुआ करता था। कौन सा विभाग हुआ करता था, दीवान ए वाहिब एक प्रकार का ये जो विभाग हुआ करता था, आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन हमसे पूछा है कि महतासीब का मतलब क्या होता था,
तो लोक आचरण का एक अधिकारी सभी लोगों की समस्याओं को समझने वाला और मुगल दरबार में बताने वाला मुगल डायनेस्टी में एक अधिकारी होता था। यही मुहतासिब उसी व्यक्ति से यहाँ पर बिलोंग करता है। ठीक है, इतना आप सभी को इसी मुगल डायनेस्टी में याद होना चाहिएगा। और अगला प्रश्न जो आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के जो मध्य में एक संवाद के रूप में वर्णित बौद्ध एक ग्रंथ है। यह बौद्ध भिक्षु कौन थे? आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य में संवाद के रूप में वर्णित बौद्ध ग्रंथ है। और यह बौद्ध जो ग्रंथ है, यह बौद्ध भिक्षु कौन था? नागार्जुन, नागासेन, नागभट्ट या उपगुप्त हुआ करता था। आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है और आप सभी को याद होना चाहिए कि यह प्रमुख रूप से नागसेन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? नागसेन। यानी जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? डियर फ्रेंड्स, रोहित ये फोन आ रहा, उठा लो। देखिएगा, इन्हें बोल दीजिएगा अभी हम क्लास ले रहे हैं। ये निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? देखिएगा, मोहम्मद गोरी जब भारत में आया था, मैं गोरी के आक्रमण की बात कर रहा हूं। जब गोरी भारत में पहली बार आया था तो इस शासक ने 1175 में यानी 1175 में पहली बार पाक के मुल्ताई मुसलमानों पर, पाक के जो मुल्ताई जो यहाँ पे मुसलमान हुआ करते थे उनके ऊपर ये यहाँ पर जो उनके ऊपर सबसे पहले इस शासक के द्वारा आक्रमण किया गया था। डेट आप सभी को याद रखना है, 1175 में ये इस शासक के द्वारा भारत में किया गया पहला आक्रमण था। मैं बात करूंगा दूसरे आक्रमण की, तो 1176 में इस शासक के द्वारा भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया गया था। सिंध प्रांत पर आक्रमण किया गया था। यदि आप लोगों से सवाल पूछ ले 1175 में पाक के मुल्ताई शासकों पर किया, दूसरा आक्रमण कहां पर किया? पाक के मतलब भारत के जो सिंध प्रांत हुआ करता था वहीं पर आक्रमण किया गया। और इसके द्वारा जो तीसरा आक्रमण किया गया था, थर्ड अटैक किया गया था 1178 में कब किया गया था? यदि आपसे पूछेगा तो गुजरात में आपको मैंने बताया था एक भीम द्वितीय, कौन शासक बताया था? भीम द्वितीय। यह उसके ऊपर जितने जो भीम द्वितीय की उस समय जो आयु हुआ करती थी, उम्र हुआ करती थी, वो बहुत छोटे थे। लेकिन जब इसने आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय की माता हुआ करती थी जिनका नाम था नायिका देवी। और नायिका देवी ने नेतृत्व किया था किसका? भीम द्वितीय का। और नायिका देवी पहली भारतीय महिला शासिका हुई थी जिसने गोरी को सीधा हराया था। इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। इसके बाद जब ये गोरी आया था इसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ इसने गोरी का युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी मुख्य रूप से पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। तराइन का जो पहला युद्ध कहा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वही 1192 में यहाँ पर फिर से पृथ्वीराज चौहान और कौन लड़ा? गोरी लड़ा। और इनके बीच में फिर यहाँ पर कौन जीता है? गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। यह जो पहला 1191 में हुआ था, यह तराइन का पहला युद्ध था, जबकि यह दूसरा तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन के 3 युद्ध हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जीते थे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी का फिर से युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1215 में यहाँ पर हम लोगों को एक शासक दिल्ली सल्तनत का जिसका नाम था इल्तुतमिश, क्या नाम देखने को मिलेगा यहाँ पर? यह आपका इल्तुतमिश। और एक गोरी का गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था यल्दोस, क्या नाम हुआ करता था? यल्दोस हुआ करता था। इसे तराइन का तीसरा युद्ध कहा जाता है।
तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था जनाब। इसमें यहाँ पर इल्तुतमिश जीता और यल्दोज यहाँ पे हार गया था। लेकिन हम लोगों से पूछा था सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ पर किया था, तो पाक के मुल्तान पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से कौन से उपनिषद में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा, हमारे पास में छांदोग्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, या या देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला है बृहदारण्यक, ये जो आप लोगों को उपनिषद है, यहीं पर हम लोगों को तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर होगा हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए। और यहाँ पर मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, आप लोगों को ये मुंडक उपनिषद देखने को मिला, और यही मुंडक उपनिषद में हम लोग जो बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हम लोग पढ़ते हैं। यह वाक्य हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, तो जनाब होगा यह हमें मुंडक उपनिषद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर हम लोगों को राजा दैमती की जो स्टोरी है, यहाँ पर जो राजा दैमती, सॉरी, ये जो हम लोगों को स्टोरियां देखने को मिलती है, वो हम लोगों को कौन से उपनिषद में देखने को मिला, जो आप हो जाएगा कंठोग उपनिषद। कौन सा? कंठोग निषद में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तीन प्रमुख उपनिषद आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। हम लोगों से पूछा था तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, निम्नलिखित में किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया था। देखिए आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर मुगल डायनेस्टी के बाद में जो भारत में हम लोगों को मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश देखने को मिला, इसी का जो संस्थापक कौन हुआ, ये जो मुगल वंश था, इसी का संस्थापक हम लोगों को बाबर देखने को मिलेगा। बाबर के बाद हमें हुमायूं, और इसी हुमायूं को हराकर यही हुमायूं को यहाँ पे हराकर, हुमायूं के को यहाँ पर हराकर, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ये जो शासक हुआ करता था, इसी शासक जब इस शासक ने 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध, देखो एक तो बैटल ऑफ चौसा का युद्ध हुआ, और ये जो बैटल ऑफ चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, यहाँ पर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया था। इसी के बाद बैटल ऑफ कन्नौज देखने को हम लोगों को मिलता है 1540 में, या इसे हम लोग बैटल ऑफ पिलग्राम्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कौन जीता, तो यहाँ पर फिर से शेर शाह सूरी जीतता है, और यह भारत में पहली सेकेंड अफगान डायनेस्टी की यह व्यक्ति क्या करेगा, स्थापना करेगा। और इसी के द्वारा जो सिल्वर कोइन चलाए गए थे, सिल्वर कोइन चलाए थे श्रीमान, जिसे ही क्या कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न कहा जाता है, पंचायतन शैली किससे संबंधित है। पंचायतन शैली आप लोगों को याद होना चाहिए, हमारी एसएससी और एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। चित्रकला का एक रूप है, टाउन प्लानिंग का एक तरीका पैटर्न है, मंदिर की वास्तुकला या दक्षिण भारत का एक नृत्य शैली है। सभी को याद होना चाहिए मंदिर बनाने की वास्तुकला हुआ करती थी। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते को याद कर लेना आप इस बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और कौन से पूछा है आपको, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कौन से संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को परवेज खान आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और वहीं पर आप लोगों को उमा शंकर मिश्र, कौन दोस्तों, उमा शंकर मिश्र आप लोग यहाँ पर याद
रख सकते हैं। और राजीव जनार्दन को दोस्तों, राजीव जनार्दन आप लोग क्या यहाँ पर याद कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर निखिल बनर्जी को दोस्तों, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी के बारे में और क्या याद कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर हमारे सम्मानित यहाँ पे पंडित रविशंकर जी को दोस्तों, पंडित रविशंकर जी, ये सभी क्या वादक हैं, तो जवाब हो जाएगा सितार वादक है। तो ये जो पंडित बुधादित्य मुखर्जी भी पढ़ते हैं, ये भी भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यहाँ पर यहाँ के अमूर्त सूची में शामिल है। देखिए जो यूनेस्को है, वो यूनेस्को दो प्रकार की साइट्स अपनी सूची में शामिल यूनेस्को के द्वारा शामिल की जाती है। एक तो वो वस्तु है जिसे कहा जाता है कि हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लाल फोर्ट हो गया, मीनार हो गई, आपका आगरा का फोर्ट हो गया, इन सबको हम लोग यहाँ पे स्पर्श कर सकते हैं, इन्हें मूर्त विरासत कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मूर्त विरासत क्या कहा जाता है, यानी वैसी शैलियां जिसे हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, केवल यहाँ होता हुआ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फगुड़ी, छक, दलखई, झूमर, यहाँ पर छऊ होना था, आप सभी को याद होना चाहिए, छऊ को हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर छऊ पड़ेगा, जिसे यूनेस्को ने अपने अमूर्त धरोहर की सूची में यहाँ पर शामिल किया था। देखिए वैदिक मंत्र आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि वैदिक मंत्र को कब शामिल किया था, तो 2008 में वैदिक मंत्र को यहाँ पर शामिल किया गया था। मणिपुरी संकीर्णन जो मंत्र है, इन्हें 2013 में लागू किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर कालबेलिया, कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य, आप लोगों को याद होगा कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में ये लोग शामिल कर रहे हैं। इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि यहाँ पर सिंहस्थ मेला, कौन सा मेला, सिंहस्थ मेला को ये लोग कब शामिल कर रहे हैं, तो सिंहस्थ मेला को ये लोग 2016 में शामिल कर रहे हैं। योग, यहाँ पर आप लोगों को दुर्गा पूजा, कौन सी पूजा, दुर्गा पूजा आप सभी को याद होना चाहिए। ये भी यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो इसको भी 2017 में इनके द्वारा मान्यता प्राप्त की है। अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं कि जो यूनेस्को संस्थान है, इसी यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में 143 वाला भारत में अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है कि कौन सा 43 वाला 43 वाला भारत में शामिल किया गया है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का जो राइट्स है, ये कौन सा आर्टिकल हम लोगों को ऐसा बताता है। देखिए 17 का 1 बताता है, क्लॉज 15 का क्लॉज 2, 14 का क्लॉज 2 और 16 का क्लॉज 1 बताता है, पॉइंट बताता है, कौन सा हमें बताता है कि रेस्तरां या सार्वजनिक स्थान पर का उपयोग हम लोग यहाँ पर का जो घूमने का जो राइट्स है, तो आप सभी को याद होना कि यहाँ पर आप लोगों का अनुच्छेद 15 का बी हम लोगों को यह राइट्स देता है, यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को देख रखा है कि वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल दिया जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में जो वरीयता का एक क्रम है, सभी को यहाँ पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं वरीयता का क्रम आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वरीयता क्रम से आप लोगों से पूछेगा ये व्यक्ति शामिल होंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पर भारत के उप राष्ट्रपति को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर भारत के प्रधानमंत्री का स्थान आता है, वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका यहाँ पर स्थान दिया जाता है। और यहाँ पर जो चौथे स्थान पर होते हैं वो सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं। सभी जो राज्य हैं, सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, जितने भी भारत में यदि भारत में 28 राज्य हैं तो सभी भारत के 28 राज्य के राज्यपाल शामिल होंगे। 5वें स्थान पर जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनको शामिल किया जाता है। और 5 क्लॉज ए में जो यदि भारत में उप प्रधानमंत्री का पद डिक्लेयर किया है, उप प्रधानमंत्री का यदि
यदि कोई व्यक्ति उप प्रधानमंत्री है तो वो 5 के बाद में 5A में काउंट किया जाता है। और वहीं पर यहाँ पर छठे जो नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश के साथ जो हमारे पास में लोकसभा यहाँ पर अध्यक्ष का पद होता है, ये यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। और 7वें स्थान पर जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। और कैबिनेट मंत्री के साथ में जो हमारे पास में नीति आयोग जो बनाया गया है, उसी नीति आयोग का यहाँ पर उपाध्यक्ष शामिल होगा। और यदि भारत में लोकसभा में यदि कोई विपक्ष का नेता है, जैसे अभिमान्य राहुल गांधी जी हैं, तो यहाँ पर लोकसभा में जो विपक्ष का नेता लोकसभा और विपक्ष का नेता जो राज्यसभा यदि है, तो वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। और 7A में कौन शामिल किए जाएंगे? जिन व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो भारत रत्न से पुरस्कृत ये भारत में वो पद है जो वरीयता क्रम में सभी शामिल किए जाते हैं। यानी जो सवाल का राइट आंसर ऑप्शन देगा वो बी को देखने को मिला, यानी भारत के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश इन 4 ऑप्शन में से इनको भारत में सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न है हम लोगों को यहाँ पर देखे रखा है, अल नीलो किस महासागर में विकसित होती है? अल नीलो हम लोगों को जलधारा पूछा है, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए ये मुख्यतः जो हमारे पास में महासागर होते हैं और इन महासागरों में जो तापमान के कारण, किसके कारण? तापमान के कारण कुछ परिवर्तन हम लोगों को महासागरों के अंदर देखने को मिलता है। और मुख्यतः ये जो महासागरों में परिवर्तन देखने को मिलता है, यही जो हमारे पास में एक एल नीनो जलधारा, कौन सी? अल नीनो जलधारा। और वहीं पर एक ला नीनो, कौन सी जलधारा? ला नीनो जलधारा हम लोगों को उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ये जो आपकी एल नीनो जलधारा है, यह दरअसल भारतीय मौसम को प्रभावित करती है। भारतीय जो मौसम बनता है अरब सागर में, आप सभी जानते हैं, उसको यह भारतीय मौसम को यह परिवर्तन करती है, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और इसी ये आपके एल नीनो जलधारा को ये जो आपकी एल नीनो जलधारा ये कब उत्पन्न होती है? जवाब हो जाएगा 25 दिसंबर के लगभग में यह हम लोगों को उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। अब देखिएगा किस महासागर में, देखिए तो आप लोगों ने प्रशांत महासागर पढ़ा होगा। और प्रशांत महासागर का जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, पूर्वी प्रशांत महासागर में हम लोगों को यह जलधारा बनती हुई दिखाई देती है गिरने के तट के पास में। तो यहाँ पे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न, टेगा किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलते हैं? और टेगा हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, टेगा एक वन पारिस्थितिकी या एक वन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? देखिए कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे 281 एंड जो बियॉन्ड है, बियॉन्ड है, ये किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो जवाब हो जाएगा VS लक्ष्मण। किसकी दोस्तों? VS लक्ष्मण की आप लोगों को याद होना चाहिए। और फिर बॉटम माय हार्ट, पर ये तो असल सिंपल है, सबको आती है। एक मास्टर माइंड, कौन सा? एक मास्टर माइंड आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो मास्टर माइंड है ये किसकी बुक है? तो जवाब हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। कौन दोस्तों? विश्वनाथ यहाँ पर यानन की पुस्तक पढ़ेगी। और वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए बिलीव, बिलीव किस खिलाड़ी की पुस्तक है? जवाब हो जाएगा सुरेश रैना की पुस्तक है, सुरेश रैना की पुस्तक देखने को मिलेगी। और वहीं पर प्लेइंग इज माई वे, प्लेइंग इज माई वे, तो प्लेइंग इज माई वे ये किसकी पुस्तक है? तो जवाब हो जाएगा ये पुस्तक देखने को मिलती है सचिन तेंदुलकर साहब। किसकी? सचिन तेंदुलकर साहब की हम लोगों को देखने को मिलती है। हम लोगों से 281 एंड बियॉन्ड पूछा था, जो ये पुस्तक देखने को मिलेगी ये VS लक्ष्मण की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष यहाँ पर हुई थी? और भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना के बारे में हम लोगों से सवाल पूछा है। आप सभी जानते हैं कि 1883 में ये स्थापना हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। देखिए
जो सवाल नंबर 19 देख रखा है, 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, वो कौन चुने गए थे? मुरली मनोहर जोशी, राम जेठमलानी, लाल कृष्ण आडवाणी या फारूक अब्दुल्ला। ये वो सवाल है जो हम आप लोगों को होमवर्क में छोड़ जाते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। फिर इसके बाद वाले का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए रखें 14वें दलाई लामा यहाँ पर कौन से, जो 14 वाले जो दलाई लामा है वो कौन देखने को मिलते हैं? देखिए वर्तमान में यदि मैं बात करूंगा, वर्तमान में बात करूंगा, और जो दलाई लामा हम लोगों को देखने को मिलते हैं, आप लोगों से पूछा है कहाँ रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि चीन से आए थे, जो चीन में मतलब भारत का ही एक जो क्षेत्र है जिसका नाम है तिब्बत, और ये तिब्बत वर्तमान चाइना के पास है। यहीं पर 1959 में भारत में कौन आए थे? तो जवाब होगा जो 14th वाले नंबर के जो दलाई लामा आए थे, भारत ने इन्हें शरण दिया था। इसके बाद ये तब से ही कहाँ पर रह रहे हैं? तो धर्मशाला में रह रहे हैं। कहाँ पर रह रहे हैं? धर्मशाला में रह रहे हैं। और वहीं पर ये आपके ये 1989 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। इतना आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिए। और एक सवाल हम लोगों ने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, मैंने आप लोगों से पूछा था जो 16वीं लोकसभा जो हमारे पास में आयोजित की थी, इसमें सबसे आपके अधिक आयु के मेंबर कौन थे? दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।